गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रा कंवर। आज हम पढ़ेंगे दूध का संगठन, दूध की गुणवत्ता व उत्पादन पर असर डालने वाले कारक। तो सभी बच्चे बताएं कि दूध किसके घर में नहीं आता है, किसके घर में नहीं आता है दूध, और वो कितने लोग हैं जो चाय नहीं पीते, और अगर चाय भी पीते हैं तो दूध तो चाय नहीं पीते हैं तो दूध तो पीते ही होंगे। अगर दूध भी नहीं पीते तो उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो जैसे छाछ, पनीर, घी, ये सब हमारे घर में मिलता है। तो दूध हमारी डेली लाइफ में उपयोग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। तो आज हम उसी दूध के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और बच्चे, कि दूध क्यों हमारे उसमें क्या होता है जो हमारे लिए फ़ायदा करता है। तो दूध में सबसे बड़े अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वाई ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। हमने कल भी पढ़ा था कि दूध के अंदर नवजात बच्चे में कोलेस्ट्रम जो होता है उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि वो वाई ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होती है जो बीमारियों से लड़ने में उसको सहायक करती है। तो दूध हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है, हमें पूरे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें बीमारियों से बचा के रखता है। तो दूध एक कंप्लीट आइडियल फूड होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंप्लीट आइडियल फूड। तो अब उसी टॉपिक पे या दूध के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो दूध होता क्या है? दूध क्या होता है? दूध एक मादा जो होती है उससे सिक्रीट होता है, जो कि वाइट कलर का होता है। ये उसके दुग्ध काल में सिक्रीट होता है। कब सिक्रीट होता है? दुग्ध काल में, मतलब उसके लैक्टेशन पीरियड में सिक्रीट होता है। और ये 72 घंटे बाद ही सिक्रीट होना चाहिए। 72 घंटे से पहले अगर सिक्रीट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? खीस, यानी कोलेस्ट्रम। और अपन ने कल कोलेस्ट्रम की चर्चा कल करी थी कि ये नवजात बच्चों में कैसे सहायक होता है। तो आ जाए बच्चे, हम आज दूध की परिभाषा पढ़ते हैं। तो दूध क्या होता है? दूध एक मादा स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध एक मादा का स्तन ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होने वाला सफेद रंग का सिक्रीशन होता है, जो मादा के दुग्ध काल में सिक्रीट होता है। और ये कब होता है? 72 घंटे के बाद सिक्रीट होता है। अगर 72 घंटे से पहले हो गया तो उसको क्या बोलेंगे?
खीस यानी कोलेस्ट्रम। कंप्लीट आइडियल फूड होता है ये, संपूर्ण आहार। तो दूध क्या होता है? दूध एक मादा का स्तन ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होने वाला सफेद रंग का सिक्रीशन होता है, जो मादा के दुग्ध काल में सिक्रीट होता है। ये 72 घंटे बाद ही सिक्रीट होना चाहिए। अगर 72 घंटे पहले सिक्रीट होता है तो उसे क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रम या फिर खीस। कंप्लीट आइडियल फूड होता है, मतलब संपूर्ण आहार जो एक बच्चे को जरूरी होता है। अगर वो दूध पूरे दिन में दूध ही पी ले तो पूरा दिन उसका निकल सकता है, मतलब खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला होता है। तो अब क्या पढ़ेंगे अपन? कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क को हम क्या बोलते हैं? दूध का संघटन। तो अब क्या पढ़ेंगे? दूध का संघटन। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क या दूध के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो दूध के संगठन में सबसे ज़रूरी क्या क्या होता है, दूध में क्या क्या पाया जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल या फिर हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूध में क्या क्या पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दूध का संगठन। तो दूध का संगठन, तो दूध में सबसे पहले मिलता है पानी यानी वाटर। तो पानी यानी वाटर। और दूसरा होता है टोटल सॉलिड्स। पानी कितने प्रतिशत मिलता है? 86.8%। और टोटल सॉलिड कितना प्रतिशत होता है? 13.2%। तो अब हम इसके अंदर टोटल सॉलिड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आता है पहली चीज फैट्स। फैट्स को क्या बोलते हैं? वसा। और टोटल सॉलिड्स में क्या आता है? नहीं सॉरी, पहला हो गया इसका भाग फैट्स मतलब वसा। फिर दूसरा भाग होता है SNF। SNF क्या होता है? जिसके अंदर कोई वसा नहीं होता, मतलब फैट नहीं होता। बाकी जो सॉलिड्स मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? SNF। अब ये जो फैट होता है ये दो तरह के होते हैं। एक बोलते हैं ट्रू फैट जिसमें ग्लिसराइड्स आती है, और एक बोलते हैं
एसोसिएटेड फैट्स मतलब बाकी जो भी ट्रू फैट्स के अलावा जो होता है उसे क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड फैट्स। ठीक है, ट्रू फैट्स या फिर एसोसिएटेड फैट्स मतलब जो ट्रू फैट के अलावा जो फैट्स होते हैं वो किस में आएंगे? एसोसिएटेड फैट्स के अंदर। अब हम एसएनएफ में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें आती है। तो एसएनएफ में आएगी पहली चीज, इसको हम याद करेंगे पीसीसीवी। पी का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड्स, सी का मतलब होता है कैरोटीन, विटामिन्स, एसोसिएटेड फैट्स के अंदर क्या क्या आती है? फॉस्फोलिपिड्स आती हैं, कैरोटीन आती है, कोलेस्ट्रॉल आती है, विटामिन्स आती है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? पीसीसीवी करके। कैसे याद रखेंगे? पीसीसीवी करके। पी का मतलब फॉस्फोलिपिड्स, सी का मतलब कैरोटीन, सी का मतलब कोलेस्ट्रॉल और वी का मतलब विटामिन्स। अब हम एसएनएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एसएनएफ में क्या क्या चीजें आती हैं? तो एसएनएफ में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज, इसको LMNO की ट्रिक से याद रखेंगे। किस ट्रिक से याद रखेंगे? LMNO। तो L का मतलब होता है लैक्टोज, यानी दूध शर्करा, यानी मिल्क शुगर। दूसरा आता है M का मतलब होता है मिनरल मैटर, N का मतलब होता है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और O का मतलब होता है अदर्स। अब नाइट्रोजनस सब्सटेंस में दो चीजें आती हैं, प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में कौन कौन सी आएगी? केजीन प्रोटीन, अल्फा लैक्ट ग्लोबुलिन और बीटा लैक्ट
बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन। और नॉन प्रोटीन्स में क्या क्या आती है? यूरिया। SNF क्या होता है? सॉलिड्स नॉट फैट्स, मतलब इसके अंदर कोई फैट नहीं होता है, फैट की परसेंटेज निल होती है, मतलब 0 होती है। तो SNF में क्या आता है? लैक्टोज आती है, मिनरल मिक्सचर आता है या मिनरल मैटर बोलते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आती हैं और अदर्स। तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस में दो चीजें आती हैं, प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में कौन कौन सी 3 प्रोटीन्स होती हैं? केजीन, अल्फा लैक्ट ग्लोबुलिन, बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन। और नॉन प्रोटीन्स में जैसे यूरिया। तो अपन ने दूध का संगठन में क्या पढ़ा? दूध 2 भागों में डिवाइड करता है, पानी और टोटल सॉलिड्स। पानी का प्रतिशत होता है 86.8% और इसका होता है 13.2%। टोटल सॉलिड्स को हम फिर डिवाइड करते हैं फैट्स और SNF के अंदर। जो वसा होता है वो बाकी 2 में डिवाइड होता है, ट्रू फैट्स यानी और एसोसिएटेड फैट्स। अब ट्रू फैट्स को में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्लिसराइड्स होते हैं। जो ट्रू फैट्स के अलावा जो फैट्स होते हैं उससे हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड फैट्स। अब हम इसमें जो भी चीज़ें आती है उसको P, C, CV से याद करते हैं। P का मतलब होता है फॉस्फोलिपिड, C का मतलब होता है कैरोटीन, C का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल और विटामिन्स। अब हम SNF में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो SNF में हम LMNO जैसे अपन कर पढ़ते हैं ना, ABCDEFGHIJK LMNO। तो LMNO से ट्रिक पढ़ते हैं। कौन सी ट्रिक होती है? लैक्टोज पहला, M से होता है मिनरल मैटर, N से होता है नाइट्रोजनस सब्सटेंस और O से होता है अदर्स। तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस में क्या आती हैं? प्रोटीन्स आती हैं और नॉन प्रोटीन्स आती हैं। प्रोटीन्स में केजीन, अल्फा लैक्ट ग्लोबुलिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। तो आपने देख लिया होगा कि दूध हमारे लिए क्या क्यों ज़रूरी होता है। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसके अंदर जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। और इसका फिर कहना ही क्या। तो दूध हमने पढ़ लिया, दूध का संगठन पढ़ लिया। अब दूध में संगठन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, वाटर पढ़ा, SNF पढ़ा। अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो वाटर क्या होता है? ये मतलब पानी, पहला है पानी। तो ये 86 से 80 से 90% होता है। दूध का खाली 80 से 90% पानी मिलता है। दूसरा हम पढ़ेंगे वसा यानी फैट। वसा यानी फैट। वसा दूध का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। इसके अंदर अपने पढ़ा था क्या आते हैं? ट्रू ग्लिसराइड्स, मतलब 98 से 99% इसके अंदर ग्लिसराइड्स होते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स कितने पाए जाते हैं? मात्र 0.03 से 1%। तो अपन को बस इसके अंदर 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि ये कितने प्रतिशत ग्लिसराइड्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि कितने % ग्लिसराइड्स होते हैं। तो 98 से 99%। और फॉस्फोलिपिड्स कितने होते हैं? 0.03 से मात्र 1% तक होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें फैटी एसिड्स कितने मिलते हैं? 64। तो इसमें बस हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे कि फैटी एसिड्स, ₹64 टाइप्स के होते हैं। ग्लिसराइड्स कितने की होती है?
ग्लिसराइड्स कितने होते हैं? 98 से 99%। और फॉस्फोलिपिड कितना होता है इसमें? 0.03 से 1%। तो फैटी एसिड्स कितने पढ़े थे? 64 टाइप्स के होते हैं। ग्लिसराइड्स कितने प्रतिशत होता है? 98 से 99%। और फॉस्फोलिपिड कितना होता है? 0.03 से 1%। तो आपको ये याद रहेगा। तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरी आने वाली चीज, पानी पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, अब प्रोटीन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। तो अपन ने कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी? कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी? केजीन प्रोटीन, दूसरी बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन, और तीसरी क्या पढ़ी थी? बीटा लैक्ट एल्बुमिन। तो केजीन प्रोटीन में कितना प्रतिशत होता है? ये होता है 80%। ये क्वेश्चन है कि केजीन प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? 80%। बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन होता है 10%। कितना होता है? 10%। और बीटा लैक्ट एल्बुमिन कितना होता है? 0. ये होता है 3.5%। ठीक है, तो प्रोटीन कितना होता है? क्या क्या कौन कौन सी प्रोटीन होती है? केजीन होती है, बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन होती है, और बीटा लैक्ट एल्बुमिन होती है। तो केजीन में 80% होता है, बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन में 10% होता है, और बीटा लैक्ट एल्बुमिन में 3.5% होता है। अब हम चौथी क्या चीज पढ़ते हैं इसके अंदर? दूध, शर्करा। तो इसमें कौन सी होती है? लैक्टोज। मिल्क शुगर बोलते हैं। तो दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर। ये दूध का स्वाद, रंग डिसाइड करती है। तो स्वाद, हमें दूध में स्वाद आता है, रंग भी दिखता है, वो किसकी वजह से होता है? इस लैक्टोज की वजह से होता है। और ये स्वस्थ भी होती है, मतलब अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए। पांचवी चीज, मिनरल्स। अब मिनरल्स भला कितने मिलते हैं और कौन सा सबसे कम होता है? तो इसके अंदर कौन से मिनरल्स मिलते हैं? दूध में जो कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो सबसे बड़ा होता है कैल्शियम, जो हमारी बोन को मजबूत किए हुए है। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। सबसे ट्रेस एलिमेंट दूध में कौन सा पाया जाता है? बच्चों, ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा ट्रेस एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, या मिनरल कौन सा पाया जाता है? आयरन। आयरन ये दूध में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, फिर छठवा है एंजाइम्स। दूध में बहुत कम अमाउंट में एंजाइम्स मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीज,
एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ठीक है, तो हमने दूध का संगठन में इतनी सारी चीजें पढ़ी। बच्चों ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ना। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूध का उत्पादन गुणवत्ता में कौन कौन से कारक उसे लाभ या हानि पहुंचाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूध की गुणवत्ता और उपयोगिता अब हम क्या पढ़ेंगे, दूध की गुणवत्ता और उत्पादन में कौन से कारक होते हैं। दूध की गुणवत्ता और उत्पादन में कौन कौन से कारक जो उसे दूध की गुणवत्ता और उत्पादन में कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको मतलब हेल्प या उसको कम लाते हैं या फिर कम करते हैं दूध के उत्पादन को। तो पहला जो कारक होता है वो होता है पशु की नस्ल। दूसरा होता है पशु की जाति। तीसरी होता है व्यक्तिगत अंतर। चौथा होता है उम्र। पांचवा होता है दूध धोने का अंतराल। मौसम। गर्भकाल और क्षमता। तो दूध की गुणवत्ता व उत्पादन करने के लिए कौन से कारक होते हैं। तो मेनली 8 इसके कारक होते हैं, तो इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है, पशु की नस्ल। तो पशु की नस्ल, गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। जितना ज़्यादा दूध का उत्पादन करेगी उसमें फैट का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, उल्टा वैसे बोल दे कि भैंस दूध कम देती है, उसमें फैट का परसेंटेज कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दूध की नस्ल में हमने क्या पढ़ा कि पहली चीज़ हमने पढ़ी कि भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है, मतलब उसकी फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उतना ही कम दूध देती है। लेकिन जो गाय होती है वो ज़्यादा दूध देती है और वो गाढ़ा नहीं होता। आपने कभी देखा है दूध का
दूध, गाय का दूध गाढ़ा होते हुए नहीं देखा ना। तो इसलिए ही भैंस का दूध इसलिए तो गाढ़ा होता है, क्यों? उस पे फैट की अमाउंट या वसा की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा, पशु की जाति। अब भैंस जो होती है, वो जो गाय होती है वो उसमें फैट परसेंटेज कम होता है। ठीक है। और दूध की गुणवत्ता या उसका ज़्यादा होती है, तो मतलब वो दूध ज़्यादा देती है एज कंपेयर टू भैंस। फिर व्यक्तिगत अंतर। तो अगर हम बात करें, जो गाय होती है वो अपने भार का 8 से 10% ही व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल वेरिएशन कर सकती है। मतलब वो अपना व्यक्तिगत भार क्या होता है उसका 8 से 10% ही होता है। तो क्या होता है ये 8 से 10% ही होता है। अब उम्र, जो गाय होती है अगर उसकी उम्र 8 या 9 वर्ष की होती है तो उसका जो लैक्टेशन या दूध का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड लैक्टेशन की बात करें तो उसमें भी दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बाद में कम होने लग जाता है। फिर हम दूध धोने का अंतराल पढ़ें, तो अगर 2 बार दूध धोते हैं तो दूध में वेरिएशन आते हैं, मतलब दूध का उत्पादन इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसका अंतराल ही बढ़ जाए तो अगर उसका अंतराल 3 बार कर जाए, दिन में अगर 3 बार दूध को धोए तो उसकी 10 से 25% का दूध का उत्पादन हो जाता है। क्या हो जाता है? दूध का 10 से 25% उत्पादन होता है। अगर 3 बार दूध को धोए तो। और मौसम, सबसे ज़्यादा आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्दियों में दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, गर्मियों में दूध का उत्पादन कम होता है। आपने देखा होगा दूध की जो उत्पादन करने की क्रियाशील है वो दूध की जो क्रियाशील है वो ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में और गर्मियों में कम हो जाती है। फिर गर्भकाल, 5 माह की जो गर्भित पशु है उसमें दूध सूखने लग जाता है, मतलब दूध का उत्पादन कम हो जाता है। और लास्ट में क्षमता, वो अगर जो गाय होती है 4 बार ब्याती है तो उसकी दूध की गुणवत्ता व उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कौन कौन से कारक हुए जो दूध के उत्पादन में बेनिफिशियल है? तो पहला अपने दूध पशु की नस्ल पढ़ी, फिर पशु की जाति पढ़ी, फिर अपने व्यक्तिगत अंतर जिसमें 8 से 10% होता है। ये किसका होता है? गाय का। फिर उम्र पढ़ी, फिर दूध धोने का अंतराल पढ़ा, मौसम पढ़ा, गर्भकाल पढ़ा और क्षमता पढ़ी। अब हम दूध धोने की विधि पढ़ेंगे, मतलब दूध कैसे धोया जाता है, मतलब मेथड्स ऑफ मिल्किंग। अब दूध फार्मर्स या फिर कैसे धोते हैं ये दूध, वो हम पढ़ेंगे। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक हाथ द्वारा और एक मशीन द्वारा। मशीन से जो दूध उत्पादन होता है वो बहुत स्वस्थ होता है, बहुत कीटाणु रहित होता है, लेकिन जो हाथ से दूध धोते हैं वो कीटाणु रहित नहीं होता है, क्योंकि एक फार्मर या फिर एक किसान अपने हाथों से धोता है और उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो दूध में आ जाते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, उसमें डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई बीमारियां जूनोटिक होती है, मतलब पशुओं से सीधा आदमियों में आ जाती है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से सफाई से दूध धोने की आवश्यकता है। किसमें? जो हाथ वाले दूध में धोने की विधि में, उसमें बहुत आवश्यकता है, लेकिन मशीन वाले में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एकदम साफ सफाई रखते हैं।
तो पहला है दूध धोने की विधि में पहला है हाथ से धोना। इसको क्या बोलेंगे? हैंड मिल्किंग। दूसरा कौन सा होता है? मशीन के द्वारा दूध धोने की विधि, उसे क्या बोलेंगे? मशीन मिल्किंग या फिर मशीन के द्वारा दूध धोने की विधि। अब जो हाथ धोने की विधि है, मतलब जो हैंड मिल्किंग है, ये भी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? निचोड़, निचोड़ना दोहन विधि, दूसरी है अंगूठा विधि, और तीसरी कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। तो अपने हाथ से धोने की विधि में क्या क्या पढ़ा? पहली विधि पढ़ी निचोड़ना दोहन विधि, दूसरी पढ़ी अंगूठा विधि, और तीसरी पढ़ी पूर्ण हस्त विधि। इसको अंगूठा विधि को क्या बोलेंगे? नकलिंग मेथड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नकलिंग मेथड। निचोड़ना दोहन विधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रिपिंग मेथड। स्ट्रिप के द्वारा निकाली जाने वाली जो भी विधि होती है उसे क्या बोलेंगे? निचोड़ना दोहन विधि। और पूर्ण हस्त विधि में मतलब फुल हैंड मिल्किंग, एक पूरे हाथ से जो दूध निकाला जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण हस्त विधि। तो अब पहली बात करेंगे कि निचोड़ना दोहन विधि में क्या आता है, मतलब स्ट्रिपिंग मेथड में क्या आता है। देखो, जो थन होता है उसको हम एक अंगूठे और उसकी जो पास वाली जो अंगुली होती है उससे पकड़ेंगे, तो थन को नीचे की तरफ ले जाकर उसे खींचकर दूध को निकाला जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? निचोड़ना दोहन विधि। लेकिन इस विधि के अंदर जो जानवर है या पशु है उसको बहुत दुखता है, तो ये लाभकारी विधि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको थन से ऊपर से लेकर नीचे तक खींचते हैं और इस दोनों के बीच में ही थन आता है, तो दर्द तो होगा ना, तो इसीलिए इसमें ये उपयोगकरण विधि वाली नहीं है। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे अंगूठा विधि। सिर्फ अंगूठे से ही जो दूध या फिर थन को पकड़ा जाता है और फिर दूध निकाला जाता है, इसमें भी दुखता है थन, तो इसलिए ये भी विधि काम की नहीं होती है। तो अंगूठा विधि को अपन नकलिंग मेथड पढ़ते हैं। और पूर्ण हस्त मतलब अब ये विधि अच्छी होती है क्योंकि इसमें पूरा हाथ लगता है। तो दूध जो थन होता है उसको पूरे इस 4 अंगुलियों से पकड़ते हैं और फिर एक अंगूठे से दूसरी तरफ पकड़ते हैं, मतलब एक पूरा रिंग बन जाती है। तो उस रिंग में बन जाती है, उसमें अच्छे से वो पकड़ने में आता है। तो इसलिए ये गुणकारी विधि होती है, ये आजकल ज़्यादा यूज़ करने वाली विधि होती है। तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण हस्त विधि। अब मशीन के द्वारा विधि में क्या होता है? मशीनों में टीट कप नामक चीज़ें होती हैं, मतलब 4 टीट कप जैसे लगाए, मतलब जो थन होते हैं उसकी ही शेप में टीट कप होते हैं, जो फिर क्या होता है, जो चारों थन होते हैं ना उस टीट कप में डाल देते हैं। फिर मशीन ऑन करते हैं। फिर मशीन ऑन करने से वैक्यूम बनता है। वैक्यूम से क्या होगा? जो टीट है मतलब जो थन है उसमें प्रेशर बनेगा और दूध निकलेगा। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो पल्सेशन रेट है जिससे कि वैक्यूम बनता है और दूध निकलता है वो, और एक्सपेंशन टाइम कितना होना चाहिए? 1.1 से 2.5 तक होना चाहिए। तो अब हम मशीन मिल्किंग के बारे में बस एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी?
अरे इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम बनता है। फिर इससे क्या होता है? पल्सेशन रेट इंक्रीज होती है। तो इसका जो टाइम होता है, एक्सपेंशन रेशियो होता है वो 1.1 होता है। और एक्सपेंशन रेशियो कितना होता है? 2.2। अब इसके जो लाभ होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले जो थन होता है उसमें खुजलाहट नहीं होती है बिल्कुल भी। मशीन से करेंगे तो कोई खुजली नहीं आती है उसमें, वो स्वच्छ मिल्क बनकर निकलता है। कोई कीटाणु, मशीन में कौन से कीटाणु होते हैं? हाथों में होते हैं वो तो मशीनों में तो कोई कीटाणु नहीं होंगे। तो एकदम स्वच्छ क्लीन मिल्क निकलता आता है और वो हमारे लिए बहुत उपकारन है। तो पहला है, एक तो हमें स्वच्छ मिल्क मिलेगा, मिल्क का उत्पादन होएगा। दूसरा, कोई खुजलाहट नहीं होएगी। ठीक है, मिल्किंग मेथड्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सैनिटेशन। अब पशुशाला को कैसे जीवाणु रहित किया जाए वो हम पढ़ेंगे। तो सैनिटेशन क्या होता है? चारों तरफ का जो वातावरण है पशु का और पशुशाला का, उसको जीवाणु रहित करने के लिए जो भी डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं उसे हम सैनिटेशन बोलते हैं। समझ आ गया? तो सैनिटेशन किसको बोलेंगे? पशु और पशुशाला को पशुशाला के चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ करने हेतु क्रिया। तो पशु और पशुशाला के चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ करने की क्रिया को हम सैनिटेशन बोलते हैं। अब हम किस किस से सैनिटेशन करते हैं? तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिससे हम सैनिटेशन करते हैं? तो पहला, सैनिटेशन पहला है अरसायक मेथड, अरसायक मेथड या विधि। दूसरी है रसायक विधि। और तीसरा है 2% फिनॉल। तो पहली कौन सी है? अरसायक विधि, फिर दूसरी है रसायक विधि और तीसरी है 2% फिनॉल। तो अरसायक विधि में क्या आती है? सूर्य के किरणें, गर्म पानी। तो जो दूसरी मतलब बाहर से मतलब हम खुद यूज ना करें, ऊपर से एक उपकरण का यूज करें, वो होता है अरसायक विधि, यानी सूर्य की किरण, गर्म पानी। रसायक विधि में सारे केमिकल्स आते हैं। कौन कौन से? कास्टिक सोडा हुआ, ये लाल सॉल्यूशन हुआ, जो वह पीपी होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो हम यूज करते हैं। तो 1%
इसमें लाल सॉल्यूशन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा होता है कास्टिक सोडा। चूना भी हम ले सकते हैं इसमें, जो हमारे घर में चूना होता है, यानी लाइम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और 2% फिनॉल। अब हम पढ़ेंगे पशुशाला की, जो पशुशाला होती है उसको हम कैसे सैनिटेशन करें। तो पशुशाला को जीवाणु रहित करने के लिए स्टेप्स। तो पशुशाला को कैसे जीवाणु रहित करना चाहिए, जो भी पशुशाला का हर कक्ष है उसको हर वर्ष उसमें सफ़ेदी या मरम्मत कर देनी चाहिए ताकि कोई जीवाणु ना आ सके। हर कक्ष में अच्छा वातावरण यानी वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि हवा का एक दूसरी तरफ आ जा सके। उसका जो भी मल या फिर कोई भी मूत्र या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको प्रतिदिन में 2 बार डिस्पोज कर देना चाहिए। अच्छे से बर्तनों को धोना चाहिए, फर्श को अच्छे से सैनिटेशन करना चाहिए। जो मैंने डिसइंफेक्टेंट्स बताए हैं उनमें से कोई भी एक सोल्यूशन ले और उसे अच्छे से सैनिटेशन कर दे। जो भी मृत जो पशु है उसको बाहर जाके कोई दूर, मतलब पशुशाला से दूर कोई गड्ढा खोदे और उसमें डाल दे। ये है पशुशाला के कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उसको सैनिटेशन करने के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दूध के बारे में पढ़ा, दूध का संगठन के बारे में पढ़ा, कौन कौन से कारक होते हैं जो दूध की गुणवत्ता और उत्पादन करते हैं। हमने दूध का मेथड्स ऑफ मिल्किंग पढ़ी, फिर लास्ट में सैनिटेशन पढ़ा, और लास्ट में पशुशाला को कैसे जीवाणु रहित करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सके हम वो पढ़ा। तो आज के लिए धन्यवाद।